Write down social security. Write down social security. You go get a new marker. What is social security? See, you will understand social security. You will understand the concept of social security as an employee. आप अपने आप को एक एम्प्लॉय समझिए और फिर समझिए कि आपकी फैमिली आप पे भी डिपेंडेंट है, ज्यादा बेहतर तरीके से सोशल सिक्योरिटी समझ में आएगी। There are various contingencies of life. हमारी लाइफ में कुछ ऐसी contingencies आती हैं, कुछ ऐसी इमरजेंसी आती है जिसमें कि हम अकेले फाइट नहीं कर सकते। We cannot fight alone. We need help from society. Society से हमें हेल्प चाहिए क्योंकि जो कंटिजेंसीज आती हैं, because of those contingencies, we become insecure. हमें एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है। अब वो इनसिक्योरिटी बहुत मल्टी डायमेंशन हो सकती है। हमारी नौकरी चली गई तो क्या, हमारा हाथ कट गया है, आगे कोई एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारे पीछे हमारे बच्चों का क्या हो, हमारी वाइफ का क्या हो, कोई मीन्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है, उसके बाद क्या होगा। आप ये समझ सकते हैं कि यू आर ऑल फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, तभी आप यहाँ हैं, पढ़ रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी है, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पॉकेट मनी दे रहे हैं, आप खर्च भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। फॉर वन सेकंड जस्ट इमेजिन कि अगर हमारे पेरेंट्स नहीं हो तो, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे ना जिनके पेरेंट्स नहीं होते, व्हाट अबाउट देम, क्या वो उनकी लाइफ ऐसी ही होती है जैसी हमारी है? नहीं है ना। तो कोई अगर कोई एम्प्लॉयड है मेंबर और अचानक से उसके साथ कुछ हो जाए, कंटिजेंसी मतलब इमरजेंसी। लीडरशिप में कंटिजेंसी थ्योरी पढ़े हैं? नहीं। कंटिजेंसी मतलब इमरजेंसी, कुछ ऐसा हो जाए लाइफ में जिसमें कि वर्किंग कैपेसिटी बिल्कुल रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, या तो कम हो जाए या तो खत्म हो जाए, या तो कम हो जाए या तो खत्म हो जाए। और ये वैसी कंटिजेंसीज हैं जिसमें कि हम अकेले फाइट नहीं कर सकते। We need help to make ourselves feel socially secure. कैसी कंटिजेंसी हो सकती है बताइए? सिकनेस, क्या ये प्लान होता है कि हम कब बीमार पड़ेंगे? क्या आप ये प्लान कर सकते हैं कि हम बीमार पड़ेंगे तो उसके लिए हम अलग से कुछ सेविंग या उसके पीछे हमारी फैमिली का क्या होगा? आप सिकनेस छोटे स्केल पे समझ रहे हैं, सर्दी खांसी बुखार एक वायरल फीवर जो एक सप्ताह के बाद आप ड्यूटी रिज्यूम कर लिए। ये सिकनेस कैंसर भी तो हो सकता है बीमारी, किसी को बीमारी हो जाए, किसी को ब्रेन हैमरेज हो जाए, किसी की हार्ट की सर्जरी हो, कुछ ऐसा जिसमें बहुत लंबे समय तक आपकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाए, आप काम नहीं कर पाएंगे ना सिकनेस में, और आप काम नहीं कर सकते हैं और आपको ऑर्गेनाइजेशन बाहर कर देते कि भैया तुम उतने एफिशिएंसी से तो काम कर नहीं रहे हो, तो आप तुम जाओ। क्या ये दुगनी मार नहीं है उसके परिवार वाले के लिए कि पहला तो वो काम कर नहीं सकता है ठीक से और दूसरा उसको निकाल भी दिया गया, राइट? यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब ये सिकनेस एक्सटेंडेड सिकनेस भी हो सकता है। माइंस वगैरह में जो वर्कर काम करते हैं, कोल माइंस में, माइका माइंस में, एस्बेस्टस की फैक्ट्री में, उनको ऑक्यूपेशनल हजार्ड हो सकता है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड का मतलब ऑक्यूपेशन से होने वाली बीमारी। फॉर एग्जांपल, जो एस्बेस्टस फैक्ट्री में काम करेगा उसको एस्बेस्टोसिस हो सकता है, जो केमिकल फैक्ट्री में काम करता है वो बहुत बारीक जो केमिकल होता है उससे लंग में प्रॉब्लम हो सकता है। आप कंटिन्यूअस एक्सपोज्ड हैं। कोल माइन का जब एरिया होता है ना जहां से कोयले का खनन होता है, उसके रेडियस के 5
किलोमीटर पे भी जो घर होगा, अगर तुरंत झाड़ू पोछा भी घर में हुआ होगा तो आधे घंटे बाद आप अगर दीवार से ऐसे हाथ करेंगे तो उसमें आपको कोई ना मिले। तो आप सोचिए कि जो वर्कर 24 घंटे उसी खान में काम करते हैं, जो इंजीनियर्स वहीं पे आसपास काम करते हैं, फेयर चांसेस है कि उनको ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हो सकता है, ये बीमारी हो सकती है। तो एक तो बीमारी हो गई, दूसरी और वो भी उस ऑक्यूपेशन की वजह से बीमारी हुई, और दूसरा उनको निकाल दिया जाए, क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं है जस्टिफाइड। तो सिकनेस हमारी लाइफ की एक ऐसी कंटिजेंसी है जहां वर्किंग कैपेसिटी घट जाती है। सेकंड सोशल सिक्योरिटी का कंडीशन है मैटरनिटी। Maternity is one such condition of life which is a natural phenomenon of life. There are women workers across the world who are working in organization. हमारी आधी जनसंख्या औरतों की है, women employees, they are working, and contrary to the popular belief, जो ये एक पॉपुलर बिलीफ से कॉन्ट्ररी कि सिर्फ शौकिया लड़कियां काम करती हैं, ऐसा नहीं। There are families where women are the breadwinners of the family. उनका कमाना बहुत जरूरी है परिवार के। तो क्या होगा अगर वो मैटरनिटी में है? और मैटरनिटी is one thing which can be smooth for some and not so smooth for others. And working capacity is reduced greatly. And after the delivery of child, she cannot come immediately back to work. तो वैसे में अगर एम्प्लॉयर्स निकाल दे बाहर, एम्प्लॉयमेंट की प्रोटेक्शन ना दे और लॉ नहीं रहेगा, तो ऐसा तो होगा ही। अगर लॉ नहीं बनाए सरकार तो ऐसा होगा ही, 5-6 महीने के अंदर कोई छुट्टी लेता है या लीव एक्सटेंड कर देता है तो ये तो काफी बड़ा लॉस है ऑर्गेनाइजेशन को। वो तो 2-3 दिन का हिसाब रखता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे समाज की, हमारी गवर्नमेंट की नैतिक जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट वुमेन वर्कर्स अगेंस्ट द मैटरनिटी कंटिजेंसी ऑफ लाइफ। इसके लिए भी एक्ट लेजिस्लेशन फॉर डिसेबलमेंट, देयर आर कंडीशंस। आपने सुना है फैक्ट्री में काम करते करते हाथ कट गया, पैर कट गया, सुना है ना, उंगली कट गई। कितनी खतरनाक मशीनों पे काम होता है, लेकिन वर्कर्स करते हैं। वर्कर का अगर हाथ कट जाए तो क्या ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है उसके एम्प्लॉयर की कि उसको प्रोटेक्शन दिया जाए? हाथ कट गया, ही इज रेंडर्ड यूजलेस मे बी फॉर सम टाइम और फॉर द होल लाइफ to his organization and to his family members. अगर जो इकलौता कमाने वाला है उसका पैर कट जाए, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दुख है ये उसके फैमिली के ऊपर। इसीलिए गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लेजिस्लेशन बनाई, रूल बनाई, क्योंकि अगर रूल नहीं बनाएगी तो एम्प्लॉयर नहीं देगा पैसा। एम्प्लॉयर पैसा देना चाहता है कभी नहीं, तो इसको लॉ बनाया गया कि आपको देना ही देना है गवर्नमेंट को, तभी उस चीज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। डिसेबलमेंट पार्शियल होता है और टोटल भी होता है। पार्शियल डिसेबलमेंट मतलब 100% से नीचे की जब इंजरी होती है किसी को तो वो आता है पार्शियल। एक लेजिस्लेशन है एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, उसमें 4 शेड्यूल है, जिसमें से एक शेड्यूल में ये दिया हुआ है कि अगर ये उंगली कट जाए तो उसका कितना % डिसेबिलिटी, अगर ये पूरा हाथ कट जाए तो कितना %, पूरी बांह कट जाए, पैर कट जाए तो कितना % डिसेबिलिटी। तो कई बार उन परसेंटेजेस को जोड़ेंगे आप तो वो 100 से ज्यादा भी हो जाता है, हो जाएगा ना, 10% इसका, 50 उसका, ऐसे तो 100 से ज्यादा को कहते हैं टोटल डिसेबिलिटी। आपने देखा है ना गवर्नमेंट प्रावधान लाती है, देयर आर सो मेनी प्रोविजंस फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड इन गवर्नमेंट एग्जाम्स। हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में कोटा रहेगा और उसकी परसेंटेज डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनता है कि वो कितना % डिसेबल, कितना % डिसेबल को इस जॉब के लिए एलिजिबिलिटी।
अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट दो तरीके का होता है। एक अनएम्प्लॉयमेंट दो तरीके का नहीं बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेट हम बता सकते हैं। कोविड में बहुत सारी कंपनीज ने एम्प्लॉयज निकाल दिए ना, फायर कर दिया। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सिकनेस क्लोजर हो जाता है, उस केस में क्लोजर हो जाता है ना। कोई ऑर्गेनाइजेशन बंद किया जाता है तो क्लोजर के तहत बंद किया जाता है, उसका रूल है कितना पैसा देना है। नहीं देगा तो क्या होगा? आप रातों रात अनाउंस कर दिए कि कल से ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी, वो आदमी और उसका पूरा परिवार उस पर डिपेंडेंट है, तो क्या होगा? जो थोड़े वेल ऑफ हैं वो तो कुछ दिन सर्वाइव करेंगे, लेकिन जनरली वर्कर क्लास के जो लोग होते हैं का डेली वेजेस का भी काम होता है, तो सुबह कमाते हैं तो शाम में खाना लेके जाते हैं। क्या होगा उनके ऊपर? भूख तो लगी, बच्चे तो हैं, क्या वो सामाजिक बुराइयों को जन्म नहीं देगा? वो चोरी नहीं करेंगे? किसी का बच्चा अगर बिलखता रहेगा भूख से, एक टाइम के बाद यू विल फॉरगेट द एथिक्स, दे विल गो फॉर रॉबरी। अब देखिए इसमें वो मजे जब कि रिक्शा वाला, ठेला वाला जो ऐसे कमा के खा रहा है, बहुत लो लेवल के एम्प्लॉयर के वर्कर्स जो अपनी फैमिली को किसी तरह पाल पोस रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट है, उनकी सडन अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है तो वो कहाँ से मेंटेन करेंगे? आफ्टर अ टाइम दिस विल गिव राइज टू सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक प्रॉब्लम्स बढ़ने लगेंगी अनएम्प्लॉयमेंट से। क्यों बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के लिए बहुत खतरा होता है? क्योंकि ये सिर्फ इकोनॉमी के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी खतरा होता है। जो अनएम्प्लॉयड होगा उसको भी पैसा चाहिए और पैसा कोई फ्री में देगा नहीं। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन लॉस में नहीं चल रहा होगा तो भी अनएम्प्लॉयमेंट का लॉ कवर्ड है, जिस लॉ में है वो उसी के तहत एम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। जैसे ईएसआई एक्ट 1948 में है। और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कब दिया जाता है? जैसे 1 साल के लिए, कि जब तक आप दूसरी नौकरी न ढूंढ लें। ठीक है, जब तक आप दूसरी नौकरी न ढूंढ लें तब तक आपको दिक्कत ना हो, आप अपने परिवार का और अपना भरण पोषण कर सकें। एक इमीडिएट रिलीफ है ये, राइट? अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो किस तरीके का सोशल प्रॉब्लम आ सकता है? दिस विल गिव राइज टू robbery, prostitution, trafficking and various other crimes. अगर बच्चा बिलख रहा है भूखा तो एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है कि बगल में गुजरने वाले को मार दिया जाए कि पैसा दो, आखिर भूख तो लगी, पैसा तो चाहिए। और ये लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय वर्कर्स के लिए ये बात ज्यादा लागू होती है। ठीक है, नेक्स्ट कंटीजेंसी अप्लाई ओल्ड एज। आप जब तक यंग हैं तब तक कमाना खाना आसान होता है। एक बार जब आप एक सर्टेन एज क्रॉस कर जाते हैं, बीमारियां बढ़ जाती है, वर्किंग एफिशिएंसी घट जाती है, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी आपकी। तो टिल यू आर एम्प्लॉयड इट्स फाइन, सैलरी मिल रही है, आप कमा खा रहे हैं, उसके बाद क्या? यही सोच करके गवर्नमेंट ने प्रोविडेंट फंड का रूल लाया था to protect the industrial workers, to give some retirement benefits to industrial workers. पेंशन बाद में इस एक्ट में जोड़ा गया, पहले प्रोविडेंट फंड आया कि आप भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए, एम्प्लॉयर भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा और ये पैसा फिर हम आपको रिटायरमेंट के समय में दे देंगे ताकि आपका बुढ़ापा थोड़ा सुकून से और इज्जत से गुजरे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इज डेथ। इसमें क्या होता है? प्रोडक्टिविटी, आपकी वर्किंग कैपेसिटी घटती है कि खत्म हो जाती है? खत्म हो जाएगी। इसमें वर्किंग कैपेसिटी एकदम खत्म हो जाएगी। आपने सुना होगा डेथ बेनिफिट्स, वर्क प्लेस पे अगर डेथ होती है तो उसका जो नॉमिनी होता है उसको बेनिफिट्स मिलता है। कई जगह पे कॉम्पेंसेटरी नौकरी मिलती है, अनुकंपा पे नौकरी जिसको हम कहते हैं, रेलवे वगैरह में मिलता है।
अच्छी बात कवर्ड है कि हमारे कल्चर में ये है ना कि अंतिम संस्कार करना बहुत जरूरी है, एक तरीके से अंतिम संस्कार होना चाहिए। जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसपे खर्च होता है, काफी खर्च होता है। समाज को खिलाया पिलाया जाता है, पैसे देके लकड़ियां अरेंज होती है, जलाने के लिए घी थोड़ा चाहिए होता है, पूजा पाठ होता है, पंडित को कुछ पैसा दिया जाता है, लेकिन ये हमारे धर्म में जरूरी है, राइट। अच्छा ये बताइए, ये चीजें याद है कि नहीं कि जब सेकंड वेव आया था कोविड में तो बहुत सारी लाश गंगा में ऐसे ही थी। क्या वो आपको लगता है ये आपको लगता है क्या वो अच्छे फैमिली के लोग थे? अच्छे फैमिली इन द सेंस कि पैसे वाले परिवार के लोग थे? लोग बहुत एथिक्स के बारे में बात की कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, लाश ऐसे फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पेट्रोल से जला दिया, ये सब भी केस हुआ। आप सोचिए, जो गरीब वर्कर क्लास का आदमी जिसको कि गहना जेवर बेच के किसी से 20,000 रुपए कर्ज लेकर के कोविड का इलाज करवाने के लिए गया और उसका अर्निंग मेंबर मर गया, उसको ये पता नहीं है कि लिया हुआ कर्ज का पैसा वो कब वापस कर सकेगा, क्या वो अंतिम संस्कार करने की पोजीशन में है कि वो इतनी बड़ी कंटिजेंसी में और पैसा अब अपने बच्चों के लिए बचाएगा? बचाएगा ना। रिक्शा वाला जिसके लिए कि जो कि आप समझ सकते हैं 5 रुपए के लिए वो किस तरह करता है, क्या वो 5,000 रुपए जलाने में दे सकता है? दे ही नहीं सकता है। देगा क्या नहीं देगा अलग बात, तलाशी तो उन्हीं की बनी, किसी अच्छे परिवार का तो ऐसा हुआ नहीं। अब एक आध दो केस वाला थी कि कोई छुआ नहीं फैमिली वाला तो कोई गलत बात है, वरना अंतिम संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ। तो इसको अनएम्प्लॉयमेंट में कवर किया गया, ईएसआई एक्ट में कवर किया गया, फ्यूनरल बेनिफिट दिया जाता है। फ्यूनरल बेनिफिट लगभग 15,000 रुपए के आसपास। घर के बड़े 15 है या 5 है ऐसे, मुझे देखना होगा, लॉ में चेक करना होगा, लेकिन फ्यूनरल बेनिफिट दिया जाता है। घर के बड़े लड़के को वो पैसा डेथ होने के बाद दिया जाता है, अगर बड़ा लड़का नहीं है तो किसी और मेंबर ऑफ द फैमिली को वो दिया जाता है, ताकि इज्जत से उसका अंतिम संस्कार किया जा सके, और बेनिफिट जो मिलता है वो अलग। ठीक है, अंडरस्टूड। अब एक और बात समझिए कि सोशल सिक्योरिटी देना क्यों जरूरी है। ये तो आपने देखा कि ये 6 कंटिजेंसीज है लाइफ की जिसमें सोशल सिक्योरिटी की जरूरत है। क्या हम इससे अकेले डील कर सकते हैं? मैटरनिटी में हेल्प चाहिए ना एम्प्लॉयर का, और वो भी समाज का एक पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन। सिकनेस में हमको लीव चाहिए चाहिए, राइट। डिसेबलमेंट में हाथ पैर कट गया, हम किसी लायक नहीं है, हो सकता है टेम्पररी वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक है तब तक हमें हेल्प चाहिए। तो इस सब में अकेले डील नहीं किया जा सकता है। अब एक चार्ट से समझिए आप, हम लोग अपने पॉपुलेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, आप इस चार्ट को बना लीजिए, फिर हम समझाते हैं।
पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो फिजिकली फिट है और मेंटली भी फिट है, हमारे आपके जैसे लोग, एक जो या तो फिजिकली फिट नहीं है, जो हैंडीकैप लोग हैं, या मेंटली फिट नहीं है, जो पागल हो जाते हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। जो फिजिकली और मेंटली फिट हैं भी, उनमें से भी दो कैटेगरी निकल के आई। एक जो काम करना चाहता, सब कुछ ठीक है लेकिन काम ही नहीं करना चाहते, one who is willing to work and the other who is unwilling to work, the one who doesn't want to work. अब जो काम करना चाहते हैं, जरूरी तो नहीं कि उनको काम मिल ही रहा है, हमारी बात, तो उसमें भी दो लोग निकल के आएंगे, एक एम्प्लॉयड और एक अनएम्प्लॉयड। अच्छा, फिजिकली मेंटली अनफिट हो गया, अनविलिंग टू वर्क में कैसे लोग आएंगे? जो काम नहीं करना चाहते, लेजी पर्सन, और बताओ, अरे बताओ, ये सब तो सोसाइटी में देखते रहते हो। वेरी गुड, इसके पास बहुत पैसा है। अरे तुम लोग आर्टिफिशियल आंसर्स बनाने लगते हो ना, जो चल रहा है वही बताओ। पूरा एचआर और ओबी जो ह्यूमन सोचता है, इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो ग्रीवांस हो, चाहे वो कंप्लेंट्स हो, चाहे वो जेलसी हो। वर्क प्लेस में जेलसी नहीं होती है, बहुत जेलसी होती है, उसको भी तो इंटरप्रेट करके थ्योरी बनाई गई है। वेरी गुड, अनविलिंग टू वर्क, जिसके पास बहुत पैसा है। जैसे हाई क्लास, जनरली आपको हाई क्लास की विमेन ऐसी मिलेगी, होती है ना, they don't want to work because they have so much of money to spend and spend extravagantly. नहीं करती है वो काम। भिखारी, बेगर्स, चॉइस से भीख मांगते हैं, हाथ पैर सब सलामत है, होते हैं कि नहीं ऐसे लोग? बिल्कुल सही सलामत है, पर भीख मांग रहे हैं। साधु संत कुछ तो एम्प्लॉयड है, ठीक है, जो अपने काम में है। आप घाट जाके देखिए, बनारस घाट जाके देखिए, होते हैं ना साधु संत, ऐसे लोग काम नहीं करना चाहते एकदम। Okay, these people are unwilling to work, काम नहीं करना चाहते, सब कुछ ठीक है फिर भी। जो काम करना चाहते हैं उनकी बात कीजिए, जो काम करना चाहते हैं उनमें से कुछ लोग हैं जो एम्प्लॉयड हैं, जैसे कि आई कैन टेक माय एग्जांपल, काम भी करना चाहते हैं और एम्प्लॉयड भी, और आप लोग इस कैटेगरी में आ जाएंगे। काम करना चाहते हैं पर अनएम्प्लॉयड है, क्यों? क्योंकि अभी स्टूडेंट, खत्म करेंगे तो एम्प्लॉयड हो जाएंगे। वैसे लोग जिनकी नौकरी तत्काल के लिए गई है, फॉर टेम्पररी, एंड दे आर सीकिंग फॉर अदर जॉब्स, तो दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब तक नहीं मिली है तब तक तुम अनएम्प्लॉयड ही कहलाएंगे ना, ठीक है? इस कैटेगरी को छोड़ दीजिए, इसको कोई मतलब नहीं है, सब कुछ ठीक है पर करना नहीं चाहता है काम। अब अगर हम इसको नंबर दे दो, 1 5 6, अब आप ये बताइए कि 1 3 और 5, दूसरी कैटेगरी क्या बनी? 2 4 और 6। जो मेंटली फिजिकली ठीक है, फिट है, विलिंग टू वर्क है और एम्प्लॉयड है। मेंटली या फिजिकली इनको प्रॉब्लम है, फिजिकली काम नहीं कर सकते। बच्चे अनएम्प्लॉयड में आएंगे, बच्चे में क्योंकि आके डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे। पागल, कोई काम नहीं कर सकता है क्या? ठीक है, ऐसे लोग 4 और 6, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए, जिस भी वजह से लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्या वो सारे लोग इन इस कैटेगरी पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? किसी न किसी तरीके से है डिपेंडेंट।
नंबर सिर्फ 33% है। आप ये सोच लीजिए, तो बाकी बचा 67% किस पे डिपेंडेंट है? 33% पे। मतलब इस 33 को अगर डिस्टर्ब किया गया या फैसिलिटी नहीं मिली तो ये तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, उसके साथ ये भी, इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारा जो सामाजिक जो इक्विलिब्रियम है वो बहुत बुरी तरह से अनबैलेंस्ड हो जाएगा। इसलिए सोशल सिक्योरिटी देना इम्पोर्टेंट होता है सिर्फ सोसाइटी के तौर पे। और क्यों इंडिया ऐसा करती है? क्योंकि हमारे संविधान में ये चीज मेंशन है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 41 में ये मेंशन है कि द स्टेट शैल विद इन द स्कोप ऑफ इट्स लिमिट्स वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। हम एक कल्याणकारी राज्य हैं, ये हमारे संविधान में मेंशन है, हम एक कल्याणकारी राज्य हैं। सरकार का ये दायित्व है कि यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं, जो जितने भी लोग हैं जनसंख्या में, उनका कल्याण सोचना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए इतना सारा फैसिलिटीज दिया जाता है। We will focus more on the employed people, जो उनकी, क्योंकि हमें लेबर लॉ पढ़ना है, आप लोगों को लॉ थोड़ा जानना है। लेकिन जो एम्प्लॉयड नहीं है, क्या उनके तरफ सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? उनकी तरफ भी है। ये सब सुने हैं? इंदिरा गांधी पेंशन, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, बीपीएल वगैरह को जो चावल गेहूं मिलता है, बीपीएल को भी मिलता है। अन्नपूर्णा स्कीम, डिसेबिलिटी, सरकारी अस्पताल में देखिएगा आपके हाथ पैर किसी का टूट जाता है तो उसको लगवाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, सरकार बोली है कि लगाना है। ये सब क्या है? ये एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी है। आप लगवा देंगे तो वो अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, वो फिर समाज में काम करने लायक हो जाएगा। ठीक है, वही काम नहीं करेगा, कुछ और से तो ये रोजगार करेगा, कुरीति से बचेगा, कोई गलत काम करने के पहले सोचेगा। जैसे मेरे घर में जो मेड काम करती थी, उसका हस्बैंड ट्रेन से उसका पैर कट गया, ठीक है, ट्रेन से उसका पैर कट गया था। पहले वो लेबर था कहीं, और बाद में जब ट्रेन से पैर कट गया तो बहुत दिन इलाज वगैरह हुआ और गवर्नमेंट के तौर पे फिर उसको आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोवाइड किया गया सरकारी अस्पताल में। अब वो वैसे लेबर का काम करता है जिसको कि पैर वाला काम नहीं, जैसे वो तार लपेटता है, तार वगैरह किया जाता है ना फैक्ट्री में, तार फेंसिंग वगैरह होती है, तो कुछ तो कर रहा है। अगर वो कुछ नहीं कर रहा होता तो जरूर कुछ गलत कर रहा होता। आप समझ सकते हैं ना ये सारी चीजें? इसलिए सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाना बहुत जरूरी है समाज को मेंटेन करके रखने के लिए और वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। ओके, एम्प्लॉयड होंगे ना, कमा तो रहे। देखिए, लॉ जब हम पढ़ते हैं ना, जब आप लॉ की बात करते हैं कि इस एक्ट में ये है, इस एक्ट में वो है, हाँ, तो बाहर में हम अभी बताएंगे कि सोशल सिक्योरिटी दो तरीके से दी जाती है, एक सोशल इंश्योरेंस और एक सोशल असिस्टेंस। तो जो एम्प्लॉयड नहीं होते उनको सरकार सोशल असिस्टेंस के तौर पे, सोशल असिस्टेंस पे सोशल सिक्योरिटी देती है। ठीक है, जैसे बाहर से आप देखें ना कि जो एम्प्लॉयड नहीं भी होते उनके घर वालों को चावल गेहूं ये सब दिया जाता है खाने पीने के लिए, वो असिस्टेंस होता है। उसका पैसा कहाँ से आता है? हम लोग जो टैक्स भरते हैं उस पैसे से उसको दिया जाता है। अब हम 4-5 एक्ट का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। इस एक्ट का नाम आप लोग जरा सा भी गलत नहीं लिखेंगे, स्पेलिंग और डेट एकदम सही से लिख देखिए, और उसके बाद जो सिकनेस मैटरनिटी ये सब डाला है उसमें फीड करना है। ओके, नाम गलत नहीं लिखना, डेट गलत नहीं लिखना। आज इतना ही करा के छोड़ देंगे। लास्ट क्लास है? यस। अच्छा,
इंश्योरेंस एक्ट। Employees Provident Fund and Solutions Act 1952. So Gratuity Act 1972. Employee State Insurance Act 1948. The Maternity Benefit Act 1961. Employees Compensation Act 1950. Employee Compensation Act 1950. मैम द सेकंड पॉइंट क्या है मैम? द पेमेंट ऑफ ग्रेट्यूटी। पेमेंट्स ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट ये लिख लो और इसके बाद मैम ग्रेच्युटी का स्पेलिंग थोड़ा सा बता दीजिए। GRATUITY ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का मतलब जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस दे देते हैं तो वो एम्प्लॉयर ऑब्लाइज होता है कि आपको ग्रेच्युटी का पेमेंट दे। जस्ट एक तरीके से रिवॉर्ड कि आप इतने दिन में काम किए। 5 साल लगातार, ऐसा नहीं है कि 3 साल काम किए, 1 साल किसी और में काम करके फिर आप डिग्री नहीं ले सकते। कंटिन्यूअस सर्विस तब उसमें ग्रेच्युटी का पेमेंट होता है, एम्प्लॉयर देता है पैसा। काफी हैवी पैसा होता है ये। आपको बस जानना है कि क्या क्या होता है, उसका कैलकुलेशन वगैरह जानना होगा। ठीक है, डन राइटिंग? ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन राइटिंग? यस मैम। अपने अपने कॉपी में आप लोग एक्ट लिखे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे ही लिखे हैं। जहां सिकनेस है, सिकनेस वाला पॉइंट करो जो अभी लिखे थे। सिकनेस जहां है वहां पे लिखो एक्ट का सिर्फ नंबर दो, क्योंकि ये सारा एक्ट बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा नाम है, लिखने में दिक्कत होगी। सिकनेस कवर होता है किस वाले एक्ट में? द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड नंबर 1 डालो, जैसे कि ऐसे लिखो, ऐसे ही डालो, बस सिकनेस है 1 डालो। अगर मान लो कि 2 है तो ऐसे करके 2 डालना, ठीक है? राइट डाउन 1 ESI। देखो अपने कॉपी में ESI कौन सा नंबर है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 डालो 3 सिकनेस लिखी हो ना? सिकनेस किस किस एक्ट में कवर्ड है? ये EPF में कवर्ड है। हाँ, आपको ESI में जहां एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट लिखे उसको ब्रैकेट में लिखिए ESI, उसको शॉर्ट में ESI बुलाया जाता है। हो गया? अब लिखिए सिकनेस में पहला EPF लिख लिए, ESI उसके बाद ग्रेच्युटी। देखिए ग्रेच्युटी का नंबर क्या है? 2 नंबर है तो 2 डालिए, यानी सिकनेस में क्या क्या आया? पैसा आया, 1 आया, 3 आया और 2 आया, यानी 1 2 3 एक्ट में, इन तीनों एक्ट में सिकनेस का प्रोविजन कवर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, क्या लिखे? मैटरनिटी लिखिए, ESI में कवर्ड है, और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कौन सा कवर्ड है? 4th है। हाँ तो 3 4 हो गया, 3 4 वाले एक्ट में मैटरनिटी कवर्ड। नेक्स्ट लिखिए डिसेबलमेंट में डालिए कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। 5th होगा, 5th है। फिर ESI डालिए, फिर ग्रेच्युटी डालिए। हो गया? नेक्स्ट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, ESI, सिर्फ ESI होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट ओल्ड एज।
ओल्ड एज में डालिए पीएफ, पीएफ पहला, और ग्रेच्युटी, और कौन सा बचा? डेथ। डेथ में डालिए ईएसआई, कॉम्पेंसेशन, ग्रेच्युटी, पीएफ। ठीक है, यानी कि डेथ की फैसिलिटी ज्यादातर एक्ट कवर करती है। हो गया, आज का क्लास यही तक रहने दीजिए।